हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट किए थे, राइट। देखिए स्टूडेंट, तो एक्चुअल यहाँ देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से ये मेरा पूरा सरफेस है, ओपन सरफेस, टोटल सरफेस एरिया इज एस, राइट। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज, राइट, इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट, अगर ध्यान से देखिएगा तो फैराडे का कॉन्सेप्ट यही था ना। मान लेते इस सरफेस के थ्रू, इस डीएस सरफेस के थ्रू अगर मुझे निकालना रहता और इसके बीच में एंगल अगर थीटा है, तो क्या करते थे, ई डॉट डी एस, राइट, ई डॉट डी एस। और ई डॉट डी एस के लिए क्या करते आप, ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और ई क्या था वहाँ पे, ई है यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, अकॉर्डिंग टू मान लेते हैं मेरा क्यू ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो क्या ई के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, इज इट राइट। ध्यान से देखिएगा एवरीवन, यहाँ तक किसी को तकलीफ, डी फाई। अब यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये जो राइट साइड का ब्रैकेट में लिखा हूँ, और पिछले क्लास में क्या था, इट इज़ द सॉलिड एंगल मेड बाय डी एस ऑन दिस पॉइंट। अगर मैं बोलता कि इस पॉइंट पी पे सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय डी एस ऑन दिस पॉइंट, तो इसका इक्वेशन तो यही बनता, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यस, इसका मतलब है कि आज के बाद किसी भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल, फॉर ए गिवन पॉइंट चार्ज पार्टिकल किसी सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा, तो अपना फ्लक्स सॉलिड एंगल बनाते हुए पास करता है। सोचिए सॉलिड एंगल जितना इस पॉइंट पे ये पूरा सरफेस जितना सॉलिड एंगल बनाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। इसका मतलब है कि इसका देखना है क्या, एक और पॉइंट ऑफ व्यू, डी फाई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड वेरी स्मॉल सॉलिड एंगल, राइट, करेक्ट ना। इसका मतलब टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, इसका हम लोग आगे चल कर एडवांटेज लेंगे, ठीक है। टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज पार्टिकल थ्रू दिस सरफेस इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इसका मतलब, तो ये रिलेशन एक्चुअली मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब किसी पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फील्ड निकलते रहता है, वो किसी सरफेस के थ्रू जो पास करेगा फ्लक्स, उसका और सॉलिड एंगल क्या रिलेशन है, तो उसका रिलेशन ये है, टोटल फ्लक्स कितना होता है, टोटल फ्लक्स होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट।
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अगर इंटीग्रेट की जाएगा तो नहीं लेता है टोटल सॉलिड एंगल। आई किसका टोटल सॉलिड एंगल? ड्यू टू एस ऑन पॉइंट पी, करेक्ट। अब इसका उल्टा काम, उसका उल्टा एडवांटेज भी तो ले सकते हैं। यहाँ देखिए, इसका उल्टा एडवांटेज लेंगे कि यहाँ पे सॉलिड एंगल इक्वल टू फ्लक्स बाय दिस कर सकते हैं। अगर मुझे सॉलिड एंगल निकालना रहेगा तो जब दिस इक्वल टू दिस इंटू सॉलिड एंगल कर रहे हैं तो सॉलिड एंगल इक्वल टू दिस बाय दिस कर देंगे, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा? सॉलिड एंगल निकल जाएगा। समझे? यहाँ तक आइए। आप लोग समझे स्टूडेंट मैंने क्या रिलेशन किया सॉलिड एंगल का फ्लक्स के साथ? ड्यू टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल। चलिए इसको हटाएं अब। हाँ, हाँ, ड्यू टू एस ऑन पॉइंट पी, ड्यू टू एस ऑन पॉइंट पी। ये जो सॉलिड एंगल है वो किसने बनाया? ड्यू टू ए पूरा सरफेस, राइट, ड्यू टू एस ऑन पॉइंट पी। हाँ, नहीं, किसके लिए बोला था वो भी आप देखिए, वो उसी पे आ रहा हूँ। फॉर क्लोज सरफेस इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज मेरा सरफेस क्लोज सरफेस रहेगा, राइट। अब मैं इसमें केस ले रहा हूँ, ठीक है ना, उसी पे आ रहे हैं। उसके पहले मैं अगर ये सिखा दिया तो ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस में आ जाइएगा। ये 2 सेकंड का काम फिर रह जाएगा आपके लिए। इफ पॉइंट P इज इनसाइड ए क्लोज सरफेस, ठीक है। और देखिए सबसे जनरलाइज है कि मेरा क्लोज सरफेस किसी भी आर्बिट्ररी शेप का रहेगा, राइट। अब पॉइंट P कहीं भी रख दीजिए। तो अब हम लोग उल्टा काम क्या करेंगे कि इस पॉइंट P पे मैं Q चार्ज रख दूंगा, मैं इसका एडवांटेज उठाऊंगा फ्लक्स का, करेक्ट। तो मैंने जिस पॉइंट पे मुझे इस पूरे सरफेस के वजह से, जो मुझे इस पूरे सरफेस की वजह से अंदर के किसी पॉइंट पे अंदर के किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट P पे पूरे इस सरफेस की वजह से मुझे टोटल सॉलिड एंगल निकालना है, और मेरा सरफेस क्या है? क्लोज सरफेस। तो उसका उल्टा काम मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक चार्ज रख दिया फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, राइट। तो उससे मुझे गॉस लॉ के थ्योरम से मुझे टोटल फ्लक्स तो निकल गया। हाउ मच? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अभी से ये काम कर सकते हैं जो अभी मैंने सिखाया। यहाँ देखिए भाई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किसका वजह से, कहाँ पे और किसके वजह से? दिस इज द सॉलिड एंगल ऑन पॉइंट P ड्यू टू ऑल ओवरऑल क्लोज सरफेस, इस पूरे सरफेस की वजह से, राइट। अब दोनों को फर्स्ट इक्वल टू सेकंड कीजिए और बताइए तो सॉलिड एंगल कितना बन रहा है? तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू
क्यू बाई 4πε0 इंटू दिस, ε0 से ε0 कैंसिल, अब क्यू से क्यू कैंसिल, देन दिस इक्वल टू व्हाट 4π स्टेरेडियन। समझे स्टूडेंट? अब यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि आज के बाद किसी भी क्लोज सरफेस का, चाहे किसी भी शेप का हो, एनी आर्बिट्री शेप का, और उसके किसी भी पॉइंट पी पे, पॉइंट पी यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, डजंट मैटर, किसी भी पॉइंट पी पे टोटल वो क्लोज सरफेस ऑलवेज कितना एंगल बनाएगा 4π स्टेरेडियन बनाएगा। दिस इज द कंक्लूजन। ओके निरंजन? फ्रॉम हियर we conclude that at any point inside the closed surface, मैं पढ़ दूंगा। From here we conclude that at any point inside the closed surface, closed surface always makes total solid angle equal to 4π। मतलब कोई भी क्लोज सरफेस अंदर के किसी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा 4π बनाएगा। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज हम लोग आगे भी लेंगे, ठीक है? और देखिए ये होना भी चाहिए था, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कोई अगर पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स लाइट का मान लीजिए, और ये बिल्कुल स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है, तो जितना भी रे ऑफ लाइट है इसके सरफेस से फॉल करेगा, करेक्ट? ठीक है ना? अगर यहाँ से 1 सेकेंड में 100 रे ऑफ लाइट आउट हो रहा है तो 1 सेकेंड में वही 100 रे ऑफ लाइट यहाँ पे आउट होगा, करेक्ट? फॉल करेगा। अब मान लेते हैं कि ये स्फेरिकल सरफेस ना होकर अगर आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस रहता तो नहीं देखिए यही रे ऑफ लाइट पास करता, उतना ही, हाँ या ना? आर्बिट्ररी सरफेस होने से क्या इसका फ्लक्स डिफरेंट पास करेगा या वही फ्लक्स पास करेगा? उतना ही पास करेगा, करेक्ट? अब फ्लक्स किसके थ्रू पास करता है? तो सर जितना सॉलिड एंगल बनता है, राइट? इसका मतलब है कि अगर मेरा स्फीयर रहता, पिछले क्लास में बताए थे ना, यह स्फीयर था तो अंदर यहाँ इस सेंटर पे कितना एंगल सॉलिड एंगल बनाया था 4π निकाले थे। तो भाई सॉलिड एंगल अगर 4π बनाया था तो ये भी रहता तो कितना बनाता? अलग बनाता या 4π ही बनाता? 4π ही बनाएगा, ठीक है? जितना एक यहाँ पे बनाएगा उतना ही सॉलिड एंगल ये आर्बिट्ररी सरफेस भी बनाएगा। वजह इसका उल्टा करके सोचेंगे, यहाँ पे कोई भी लाइट रहेगा पॉइंट सोर्स, तो जितना फ्लक्स यहाँ से पास करेगा इस क्लोज सरफेस से उतना ही आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस से पास करेगा। दिस इज द वजह कि फ्लक्स का वैल्यू सेम है, इसका मतलब सॉलिड एंगल भी सेम रहा होगा, राइट? और लास्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट किए, इतना आ गया, करेक्ट? आज के बाद रट जाएंगे।
कोई भी क्लोज सरफेस अंदर के किसी भी पॉइंट पे टोटल सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, 4 पाई बनाएगा। अब नेक्स्ट यहां देखिए स्टूडेंट, मेरा एक क्लोज सरफेस है बट मेरा पॉइंट P, दिस इज माई क्लोज सरफेस। अभी क्लोज सरफेस का केस चल रहा है, ठीक है, क्लोज सरफेस है। अब मेरा पॉइंट P इस क्लोज सरफेस से बाहर है, तब निकालना है टोटल सॉलिड एंगल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस क्लोज सरफेस वेयर पॉइंट P इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस, राइट। तो निकालना ये है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उल्टा काम करना स्टार्ट करेंगे। बोलिए क्या सर, हम लोग चार्ज यहां रख देंगे, करेक्ट। जिस पॉइंट पे निकालना रहेगा चार्ज हम लोग वहां पे रख देंगे। अब बताइए इसके थ्रू टोटल फ्लक्स कितना, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ 0 ना। इसके अंदर कोई इनक्लोज क्यू इनक्लोज है नहीं है। अब सेकेंड क्यू इक्वल टू क्या करते थे, यही करते थे ना, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सॉलिड एंगल, करेक्ट। दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो वहां से सॉलिड एंगल कितना मिल जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर इक्वेट करते हैं तो सॉलिड एंगल इक्वल टू व्हाट, 0। तो आज के बाद कोई भी क्लोज सरफेस बाहर के पॉइंट पे टोटल, नॉट ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस बाहर के किसी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, 0 स्टेरेडियन से, ठीक है। ये जनरलाइज हुआ मेरी तरफ से, ठीक है ना एवरीवन। चलिए यहाँ देखिएगा, ये मेरा हॉलो, यहाँ देखना है, ये मेरा हॉलो हेमिस्फीयर है और इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे मैं एक पॉइंट सोर्स रख दिया लाइट का सोर्स रख दिया, राइट। और आपको टास्क दिया गया है कि इसके कर्व सरफेस पे, मतलब इन सब अंदर के कर्व सरफेस पे नॉट ए सिंगल रे ऑफ लाइट फॉल करे। तो उसके लिए मिनिमम कितना एरिया से इसको ढक दिया जाए। तो सर ऊपर में ऐसा एक डिस्क से ढक देंगे, राइट। अगर इस पार्ट को, हेमिस्फीयर का इस वाला पार्ट को अगर ढक देंगे तो क्या इसका कर्व सरफेस पे क्या सिंगल रे ऑफ लाइट भी पास करेगा, फॉल करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ से सीखे क्या, सिर्फ यही सीखे कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो भी रे ऑफ लाइट आ रहा था एक्चुअली उसको इसके थ्रू जाना पड़ेगा, राइट, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि इसका इस हॉलो हेमिस्फीयर का कर्व पार्ट, पूरे कर्व पार्ट का सरफेस जितना यहाँ पे सॉलिड एंगल बनाएगा अकेले उतना ये बना देगा, राइट। अकेले उतना कौन बनाएगा, बाहर के पॉइंट पे इस ए डिस्क बनाएगा, करेक्ट नहीं एवरीवन। इसका मतलब है कि यहाँ पे, तो सर इसका मतलब
क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बता रहा हूँ। ये क्या है, सुराही? इस टाइप का शेप वही होता है ना, पानी जिसमें रखते थे पहले के ज़माने में ठंडा होने के लिए। यस, बोलिए, इसका क्लोज, ये क्या कंप्लीट क्लोज सरफेस है? नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ओपन है, बाकी जगह तो क्लोज है, राइट? अब इसके वजह से, इस पूरे के वजह से इस पॉइंट पी पे, जिसको मैंने शेडेड किया, इस पूरे के वजह से पॉइंट पी पे अगर मुझे सॉलिड एंगल निकालना है बाहर के पॉइंट पे, तो इसको ढकने के लिए जो चाहिए था वो जितना सॉलिड एंगल बनाएगा, अगर इसने यहाँ पे, बाकी को भूल जाइए, ये सरफेस जिसका नाम मैं S1 दे रहा हूँ और इस कर्व वाला पार्ट का S2 दे रहा हूँ, तो जो S1 यहाँ पे बनाएगा वही इस पूरे का सॉलिड एंगल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स तो इसके थ्रू ही जा सकता था, बाकी तो क्लोज है। इसका मतलब बाकी के लिए ऐसा सोचे कि यहाँ से आया तो फिर यहाँ से निकल भी जाएगा। ठीक है, यहाँ से इन दो जगह पे कट करेगा। इसका मतलब जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना कि इसको यहाँ से फ्लक्स के लिए, इस पूरे कर्व पार्ट के लिए, मतलब एक मिनट, 2πr² के लिए जितना सॉलिड एंगल यहाँ बनाएगा उतना अकेले πr² बनाएगा। करेक्ट? तो जितना भी फ्लक्स यहाँ से जा रहा था उसको ये कंप्लीट रोक रहा है। ठीक है, इसका मतलब सॉलिड एंगल एट S1, सिर्फ S1 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका बहुत कुछ हम लोग को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस थोड़ा सा यूज है एक दो प्रॉब्लम के लिए। बट मान लेते हैं खुदा ना खास्ता सॉलिड एंगल निकालने के लिए आ जाए, क्योंकि एच सी में दिया हुआ है और रिलेशन आ जाए, तो उसके लिए हम लोग अपने आप को रेडी कर रहे हैं। चलिए, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। सॉलिड एंगल ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। इस डिस्क के वजह से, डिस्क के ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे, इस डिस्क के वजह से सॉलिड एंगल जो होगा उसका वैल्यू रहेगा 2π 1 - cos थीटा। डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है स्टूडेंट, डेरिवेशन मैं कर सकता हूँ और ds लेंगे फिर लास्ट में इतना ही आएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट से काम चलाइए, इसका एडवांटेज लेंगे। कितना रहेगा? 2π 1 - cos थीटा। अब यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर ये मेरा प्लेन अगर इनफाइनाइट प्लेन हो जाएगा, इफ़ दिस प्लेन, ये तो फाइनाइट प्लेन के लिए है, 2π और cos थीटा आपसे नहीं निकल जाएगा। सर अगर ये r दिया रहेगा और ये डिस्टेंस दिया रहेगा तो हम लोग थीटा निकाल लेंगे, राइट? r दिया रहेगा और ये डिस्टेंस x दिया रहेगा तो क्या थीटा निकल जाएगा? थीटा निकल जाएगा। तो अगर मेरा प्लेन, इफ प्लेन इज इनफाइनाइट प्लेन, इफ प्लेन इज इनफाइनाइट प्लेन, मतलब इसका रेडियस को अगर इन्फिनिटी कर दीजिए तो इनफाइनाइट प्लेन बन जाएगा। तो उस केस में सॉलिड एंगल कितना होगा? 2π। कितना होगा? 2π। इसका मतलब इनफाइनाइट प्लेन किसी भी पॉइंट पे सॉलिड एंगल कितना बनाएगा? 2π बनाएगा। करेक्ट है ना?
एनी इनफाइनाइट प्लेन मेक्स हाउ मच सॉलिड एंगल, 2 पाई बनाएगा। सबको समझ में आ गया है बात? अब एक काम करें स्टूडेंट, याद देखिए, अभी आपने इनफाइनाइट करने के लिए क्या किया, आर को इन्फिनिटी, राइट, आर को बड़ा करना स्टार्ट कर दिए। तो आर को जैसे बड़ा करना स्टार्ट किए तो थीटा भी बड़ा होता चला गया, और थीटा मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, 90 से बड़ा तो होगा नहीं, राइट। मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, 90, और कॉस 90 बिकम्स व्हाट। अब उल्टा काम कीजिए, आर जितना है उतना ही रहने दीजिए, पॉइंट पी को क्लोज लाइए। आपने तक पॉइंट पी धीरे धीरे क्लोज आएगा तो थीटा बड़ा होते जाएगा। इमेजिन कीजिए भाई, पॉइंट पी अगर क्लोज आएगा, पॉइंट पी अगर क्लोज आएगा, राइट, देन सर थीटा बड़ा होता जाएगा। ये अगर बिल्कुल यहाँ आ गया देन थीटा बिकम्स 90, थीटा बिकम्स 90, राइट, थीटा बिकम्स 90, और कॉस 90 बड़ा होते जाएगा ना। क्या बात करते हैं, यहाँ देखिए बड़ा हुआ, राइट, बड़ा होता तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही आ जाऊँ, मैं एक पॉइंट हुआ व्हाइट बोर्ड के प्लेन में आ गया, तो व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही जैसे से क्लोज जाएंगे तो क्या रहेगा, सॉलिड एंगल बड़ा होते तो कितना हो जाएगा, 2 पाई के बराबर हो जाएगा, राइट। अब एक काम कीजिए, आप दूर जाइए, आर जितना है डिस्क को डिस्क ही समझते हुए आप दूर जाइए, पॉइंट पी को दूर लेके जाइए। तो पॉइंट पी को दूर लेके जाएंगे तो थीटा छोटा होता जाएगा, एग्री। और दूर जाइए, एट वेरी फार, तो एट ए डिस्टेंट पॉइंट, तो सर थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, राइट। और थीटा टेंडिंग टू 0 तो कितना, cos 0 1, 1 - 1 0, मतलब सॉलिड एंगल कितना। इसका मतलब है कि बहुत दूर का कोई सरफेस, बहुत दूर पे जो सरफेस है वो बहुत दूर के पॉइंट पे सॉलिड एंगल ऑलमोस्ट 0 का बराबर बनाता है, राइट। इसका मतलब देखते हैं हम लोग सन का जो इफेक्टिव सरफेस एरिया है, या मून का, चंदा मामा का, राइट, उन सब का छोटा सा मेरे आँख के रेटिना पे आके 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ अभी इतना नहीं है, थोड़ा सा सॉलिड एंगल से काम चल जाता है, राइट, छोटा सा सॉलिड एंगल बनाता है। एनीवे, तो ये तो समझ में आ गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखना है, मान लेते हैं ए मेरा प्लेन, ए मेरा कोई प्लेन है, ठीक है, और ए इनफाइनाइट प्लेन है, और यहाँ पे कोई चार्ज रखे हुए हैं, पॉइंट चार्ज। इस चार्ज का कितना फ्लक्स यहाँ से पास करेगा, तो सर टोटल फ्लक्स इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल, राइट। ये भी तो कर सकते हैं, और Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सॉलिड एंगल कितना, एक इस पॉइंट P पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, 2 पाई बाई 2 पाई, एक कैंसिल हो गया, राइट। कितना बचेगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये होना भी चाहिए था, बोलिए क्यों, ये इसलिए होना चाहिए था, यहाँ देखना है सबको कि सर यहाँ से जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउट होगा वो तो स्फेरिकल आउट होता, राइट, करेक्ट ना। ध्यान से देखिएगा, आधा इधर और आधा इधर, इज इट राइट। अब इमेजिन कीजिए, जो भी इस लाइन का इसकी जो हाफ इधर और हाफ इधर, हाफ जो इधर निकलेगा आउट होगा वो कभी ना कभी इस प्लेन से
क्रॉस करेगा ही करेगा, राइट, क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लेन है, करेक्ट ना। मतलब इसको कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट, ये जाकर इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, ये मिलेगा ही मिलेगा, राइट। एग्री हैं आप लोग इस बात से? तो ये तो प्रैक्टिकली भी होना चाहिए था। अगर ये फार्मूला नहीं भी जानते और किसी फाइनाइट प्लेन के आगे कोई पॉइंट चार्ज रख दें, चार्ज पार्टिकल, तो उसका कितना फ्लक्स उस प्लेस से पास करेगा? हाफ ऑफ द फ्लक्स, करेक्ट, ठीक है। अब यहां देखिएगा, ये फाइनाइट प्लेन है, एक कोई स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। इस स्क्वायर प्लेट का इस पॉइंट पे, उसी प्लेन के किसी पॉइंट पे चार्ज रख दिए, तो इस प्लेन से कितना फ्लक्स पास करेगा? हाफ ऑफ द फ्लक्स, क्योंकि उस पॉइंट कितना फ्लक्स? हाफ ऑफ द फ्लक्स। बजाय किसी भी प्लेन का, किसी प्लेन के, उसी प्लेन के किसी पॉइंट पे वो प्लेन कितना एंगल बनाएगा, कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? 2 पाई। अभी तो देख रहे थे, ये अगर यहाँ आ गया तो कितना बनाएगा? 2 पाई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे नेट फ्लक्स इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस एंड Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई, करेक्ट। कितना रहा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। ठीक है ना एवरीवन? चलिए इसको हटाएं। देखिए ये मेरा कोई रिंग है, यहाँ देखना है, और रिंग का ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, और रिंग के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस x और इस पॉइंट का डिस्टेंस x, और यहाँ पे मैंने चार्ज q रखा और यहाँ पे चार्ज q/2 रखा, और q का नेचर है ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। देन हाउ मच नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग, हाउ मच नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग। तो देखिए स्टूडेंट, इस पॉइंट P1 पे और पॉइंट P2 पे ए रिंग का, तो रिंग मतलब क्या है, इसका पेरीफेरी का जो एरिया रहेगा वो डिफरेंट सॉलिड एंगल बनाएगा या सेम सॉलिड एंगल बनाएगा? सेम सॉलिड एंगल बनाएगा। तो भाई अब यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फ्लक्स पास करेगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट। और इसके वजह से जो फ्लक्स यहाँ से पास करेगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। तो किसी एक डायरेक्शन का फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव अगर मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फ्लक्स निकालना था, तो मान लेते हैं कि लेफ्ट से राइट वाले को, लेट अस सपोज या
लेफ्ट से राइट फ्लक्स को अगर हम लोग निगेटिव मान लेते हैं, सॉल्व करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो राइट से लेफ्ट फ्लक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, करेक्ट। थोड़ा सा मैं बाइस्ड हो गया क्योंकि इसका फ्लक्स ओवरऑल इसी का फ्लक्स दिखेगा, इसका फ्लक्स इससे काउंटर हो जाएगा, राइट। तो ओवरऑल फ्लक्स किसका नजर आएगा? इसका नजर आएगा। दैट्स वाई मैंने राइट से लेफ्ट का पॉजिटिव ले लिया। तो ओवरऑल इसके वजह से कितना फ्लक्स जो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अब प्लस फ्लक्स जो लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। तो इसके लिए क्या हम लिखते हैं? Q/4πε0 और कितना 2π1 माइनस कॉस थीटा सॉलिड एंगल। अब प्लस यहाँ पे क्या लिखे हैं? एक माइनस साइन दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट। माइनस साइन क्यों दिए? सर वन डायरेक्शन का फ्लक्स को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे डायरेक्शन के फ्लक्स को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तो कोई क्लोज सरफेस तो है नहीं कि अवे फ्रॉम द सरफेस हम लोग सरफेस का डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे, राइट। कुछ तो एक मानना पड़ेगा। तो Q/2 4π2π1 माइनस कॉस थीटा, इज इट राइट? यहाँ से कॉमन क्या आप लोग को समझ में आया मैंने क्या बोला? बोलिए भाई हाँ ना। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया बन जाएगा आपके लिए। 2π1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और चलिए यहाँ पे फिर बचेगा कितना? और क्या कॉमन ले सकते थे? 4πε0। तो Q माइनस Q/2 बचेगा Q/2 ना। इसका मतलब ओवरऑल किसका फ्लक्स बचा हुआ है और किस डायरेक्शन का? इसका फ्लक्स है सर, और राइट से लेफ्ट की तरफ पास करेगा, राइट। बाद में हम लोग को तो मैग्नीट्यूड बताना रहेगा। 2π1 माइनस कॉस थीटा Q/2 4πε0, इज राइट? हो गया? चलिए डायग्राम को सेम रख रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखना है। यहाँ देखिए जितना ये आसान लग रहा है, मान लेते हैं सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं देते, देन व्हाट? आप लोग देखिए E.ds करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जितना आप बहुत आसानी से इसको बना लिए मजाक में, उसी को अगर सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो आप E.ds करते, फिर इंटीग्रेशन करते, करेक्ट। चलिए यहाँ पे अगर Q/2 है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे Q/2 और यहाँ पे माइनस Q/2 और Q का साइन पॉजिटिव है। यहाँ पे प्लस Q/2, यहाँ पे माइनस Q/2। देन हाउ मच फ्लक्स एंड इन विच डायरेक्शन? क्या बोले? क्या इसका फ्लक्स को इसका फ्लक्स काउंटर करेगा या सपोर्ट करेगा? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा ना, लेफ्ट से राइट, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट। तो यहाँ पे सपोर्ट करेगा या सॉरी अपोज करेगा या सपोर्ट हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा, करेक्ट। इसके वजह से फ्लक्स कहाँ से पास करेगा? इस रिंग के थ्रू, लेफ्ट से राइट। इसके वजह से फ्लक्स कैसे पास करेगा? इसके थ्रू, लेफ्ट से राइट। सब लोग समझ पा रहे हैं एवरीवन? तो मैं लेफ्ट से राइट को इस बार पॉजिटिव मान रहा हूँ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पहले लिख लेंगे और लेफ्ट से राइट पॉजिटिव और राइट से लेफ्ट को नेगेटिव मान लेते हैं। एक साइन देते हैं फ्लक्स के लिए। किसी एक डायरेक्शन के को अगर किसी एक डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा है तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो उसके दूसरे डायरेक्शन को क्या बोल देंगे? नेगेटिव, राइट। तो नेट फ्लक्स के लिए हम लोग इसके वजह से क्या लिखेंगे? Q/2 बाई क्या लिखते हैं? 4πε0 और 2π1 माइनस कॉस थीटा, राइट। ये मेरा मैग्नीट्यूड था और साइन क्या दे दिए? प्लस लेफ्ट से राइट का। इसका भी पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, मॉडुलस लगा लेंगे। 4πε0 2π, जो भी चाहे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा ना स्टूडेंट। अब साइन क्या दें? प्लस दें या माइनस दें? प्लस इसका साइन दे दिया, राइट। तो लगता है कि सर ये कुछ वैसा ही काम करेगा कि ऐसा लग रहा है मानो Q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है इस पॉइंट पे, कैपिटल Q, Q/2 और माइनस Q/2 इक्वलेंट टू व्हाट?
कैपिटल क्यू एट दिस पॉइंट, इज इट राइट? Yes, sir. हाँ ना, कुछ भी नहीं बोलते हैं, कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव है। तो नेट फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा, और नेट फ्लक्स कहाँ से कहाँ, लेफ्ट से राइट की तरफ, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, समझे? Yes, sir. तो मुझे लगता है कि सॉलिड एंगल में का यूज़ करके हम लोग एडवांटेज लेंगे, और इतना से हम लोग का काम चल जाएगा, ठीक है? Yes, sir. हो गया, Yes, sir. इसको हटाया जाए। आपने फॉर्मूला तो डिस्क के लिए दिया था, रिंग में क्यों उसमें? डिस्क के लिए दिया था फार्मूला, डिस्क के लिए नहीं दिया था। यहाँ देखिए, ध्यान से देखना है, एक कोई एरिया है और इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल बनाना है, तो पूरा एरिया को कवर करेंगे, मतलब पूरा एरिया कवर करने का, तो उसका पेरीफेरी, Yes, sir. यहाँ से एक रे ऑफ लाइट, करेक्ट, आप पूरा एरिया को देखना चाहते हैं तो कैसे, पूरा एरिया को देखने के लिए क्या करना है, मैक्सिमम आप उसको पेरीफेरी पे आपका रे ऑफ लाइट जाते रहेगा, Yes, sir. सब जगह जाएगा, बट यहाँ से, समझ गए? करेक्ट ना? Yes, sir. दैट्स वाई मैं पेरीफेरी का इसके वजह से जो मैं सोच रहा हूँ, मतलब ये पूरा एरिया ले रहा हूँ, इसलिए रिंग का मतलब, तो रिंग का पेरीफेरी इस पॉइंट पे, मतलब इसका पूरा डिस्क, ये एरिया, क्योंकि फ्लक्स तो एरिया को कट करते हुए तो जाएगा, Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. अब इसका एप्लीकेशन ऐसे रहेगा, यहाँ देखना है भाई, यहाँ देखिए, आपसे ऐसे पूछ लिया जाता, यह स्क्वायर प्लेट है, राइट, और स्क्वायर प्लेट का ए लेंथ ए है, इसके सेंटर से a/2 पे, इस पॉइंट पे इसका पूरा प्लेट कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, ये पूछा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उल्टा काम कर देंगे, हम लोग इसको क्यूब बना देंगे, राइट, Yes, sir. और यहाँ पे क्या रख देंगे, क्यू चार्ज, और तब क्या निकाल लेंगे, टोटल फ्लक्स कितना, Zero. टोटल फ्लक्स तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ना, Yes, sir. क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बट वन ऑफ द प्लेट के थ्रू, अगर हम लोग को वन ऑफ द प्लेट के कारण हम लोग को इसके वजह से, सिर्फ इसके वजह से सेंटर पे अगर सॉलिड एंगल, वन ऑफ द सरफेस की वजह से सेंटर पे, क्यूब का सेंटर पे सॉलिड एंगल चाहिए, तो हम लोग को इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा वो निकाल लेंगे। तो कितना फ्लक्स पास करेगा इसके थ्रू, फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द सरफेस इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन, राइट, Yes, sir. और इसी को हम लोग दिस इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉलिड एंगल बोल सकते हैं। Yes, sir. तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, राइट, देन सॉलिड एंगल कितना रहेगा, ड्यू टू वन ऑफ द सरफेस 4 पाई/6, करेक्ट। अरे तो लॉजिकली होना भी चाहिए था, अरे इस चीज़ को हम लोग नहीं भी अप्लाई करते तब भी होना चाहिए था, क्यों सर? अभी तो आपने बताया सेकंड मेथड कि किसी भी क्लोज सरफेस का अंदर में किसी भी पॉइंट पे टोटल सॉलिड एंगल कितना बनता है, अभी तो बताए हैं एवरीवन, 4 पाई, राइट। क्लोज सरफेस के किसी भी पॉइंट पे सॉलिड एंगल कितना, 4 पाई, लेकिन
लेकिन इसका मतलब है क्लोज सरफेस क्यूब का रहेगा तो उसका छः फेस मिलाकर 4 पाई बना रहा है। तो सिमेट्रिकली अगर सेंटर पे सिमेट्रिकली, तो सिमेट्रिकल पॉइंट कौन है? सेंटर। तो सेंटर पे सब हर सरफेस इक्वल एंगल बनाएगा, इक्वल सॉलिड एंगल। तो इक्वल कितना बनाएगा? 4। 6 फेस मिलकर सेंटर पे 4 पाई, तो 1 फेस कितना? 4 पाई/6। यूनिटी मेथड भी कर देते, राइट? Yes, sir. चलिए ऑन कर ऑन कर ऑन कर। ओके स्टूडेंट, सब लोग HC भी निकाल लीजिए। देखिए तो क्या एक्सरसाइज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है, बना लिए है ना? Yes, sir. अगर याद होगा तो। Yes, sir. क्या क्वेश्चन नंबर 2 बना लिए हैं? एक क्वेश्चन भी बना लिया हूँ। Yes, sir. हाँ ना, बोलिए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बना लिया हूँ, राइट? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 भी बना लिए हैं, राइट? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 भी बना लिए हैं, करेक्ट? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 भी बन चुका है, राइट? Yes, sir. 7 भी बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. And अच्छा 9 से नहीं किए हैं। अब एक काम कीजिएगा, अभी इस तरफ कहाँ से बनाना स्टार्ट किए थे? 19 से या 20 से? देखिए तो, या 20 से? 22, 23, 24. अच्छा 22, 18 हो गया है? नहीं नहीं, 18 से 18 नहीं हुआ होगा, 22 से बनाना स्टार्ट किए थे, राइट? Yes, sir. 22 23, 24. देख लेंगे। 22, 23, 24 ये बन चुका है, राइट? इसका मतलब 9 से हम लोग एक लाइन से इसका डिस्कशन करते हैं। सब लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का। A spherical volume contain a uniformly distributed charge density of this one. Find the electric field at a point inside the volume at a distance of 4 centimeter from the center. ये तो बहुत आसान है। बस आइडिया देने के बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन पार्ट आपका। Yes, sir. जहाँ पे निकालना है वहाँ पे ऐसा डेरिवेशन तो मैं किया हूँ, राइट? ये तो थ्योरी ही हो गया। यहाँ पे आर जितना आर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है ना, Yes, sir. इस यहाँ पे गॉसियन सरफेस मान लीजिए, राइट? और यहाँ पे एक सिमेट्रिकल पॉइंट का वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से बन जाता है, करेक्ट। और बिकॉज यहाँ पे रो आपका वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना यूनिफॉर्मली, तो क्या यहाँ पे फ्लक्स इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट ई 4πr² कर सकते हैं। yes, sir. हाँ ना बोलते रहिएगा तभी आगे बढ़ूँगा। यस। और सेकेंड फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। Yes, sir. और यहाँ पे क्यू इनक्लोज के लिए डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं 4/3πr³ इंटू रो, इज इट राइट। Yes, sir. लेकिन एक जगह आप लोग से मिस्टेक हो जाएगा, सिर्फ यूनिट का ख्याल रखिएगा। सेंटीमीटर है तो उसको सेंटीमीटर में लेंगे या मीटर में लेंगे। Meter. तो क्यू इनक्लोज भी आपको बता दिया, राइट। तो क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ई का वैल्यू निकाल लेंगे। Yes, sir. यहाँ तो रो कांस्टेंट है, हम लोग रो वेरिएबल का भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 शुभांकर कैलकुलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 द रेडियस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक नंबर दिया हो 79, इज अबाउट दिस वन। एज्यूम दैट पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द न्यूक्लियर वॉल्यूम। मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज को माना गया है वॉल्यूम में, टोटल जितना भी प्रोटॉन है 79 प्रोटॉन रहेगा ना उसमें। Yes, sir. वो 79 प्रोटॉन वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। देन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, पहला क्वेश्चन। एट द मिडिल पॉइंट ऑफ रेडियस, दूसरा क्वेश्चन। रिमेंबरिंग दैट गोल्ड इज ए कंडक्टर, इज इट जस्टिफाइड टू एज्यूम दैट पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस एंड डज नॉट कम टू द आउटर सरफेस। ये बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन हो गया नहीं। Sir, अब साले का value क्या बोल रहे हैं? निकाल लेंगे एप्सिलॉन का 1/4π एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, तो वहाँ से एप्सिलॉन निकल जाएगा 8 पॉइंट कुछ रहेगा, 8.89 × 10⁻⁻, शायद 9 या 12 है, 10 ऐसे कुछ रहता है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि एक्चुअल में गोल्ड एक कंडक्टर है, तो ये गोल्ड एक्चुअली कंडक्टर में चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पर रहता है, राइट। Yes, sir. तो क्या है जस्टिफाई था, जस्टिफाई था। एक्चुअल में कंडक्टर का सरफेस हो गया क्या, अगर उसको स्फीयर मानते हैं तो हम लोग उसका स्फीयर के अंदर हैं और स्फीयर के अंदर ओवरऑल चार्ज 0 है। ओवरऑल चार्ज 0 है, जितना प्रोटॉन रहेगा उतना उसके अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, जी राइट। Yes, sir. कंडक्टर मान लीजिए कॉपर का ही एक टुकड़ा ले लीजिएगा, राइट। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है, यहाँ देखिए एक कॉपर का कोई एक टुकड़ा है, इसके अंदर क्या चार्ज नहीं है, बिल्कुल है, जितना प्रोटॉन है उतना। किसी एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे उसके अंदर नेट चार्ज 0 है, बट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो है। Yes, sir. कॉपर का अगर 29 प्रोटॉन है तो 29, एक एटम का भी लेते हैं तो 29 प्रोटॉन 29 इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल में यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या है, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है। एटम सरफेस पे रह कर अगर देखेंगे तो अंदर मुझे ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल दिख रहा है, राइट। और बाकी तो कर लेंगे न्यूक्लियस के सरफेस पे, न्यूक्लियस के सरफेस पे निकालना है ना। Yes, sir. कहाँ पे पहला क्वेश्चन निकालना है, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस मान लीजिएगा, करेक्ट। तो नेट क्या, इसके लिए पहला फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई 4πr², और दूसरा फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और क्यू इनक्लोज कितना 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक प्रोटॉन का चार्ज इंटू 79 और डिवाइड बाई एप्सिलॉन, इज इट राइट। और दोनों को इक्वेट करके यहाँ से ये निकल जाएगा। Yes,
यहाँ पे गॉसियन सरफेस, सब लोग बोल हाँ ना बोलते रहिएगा, अगर लग रहा है कि बन जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा इस क्वेश्चन को। फिर r/2 पे वैसे ही एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे। Yes, sir. तो लेकिन r/2 पे क्यू इनक्लोज क्या कीजिएगा, तो सर r/2 पे क्यू इनक्लोज के लिए लिखेंगे टोटल चार्ज इसके अंदर, तो टोटल चार्ज कितना था 79 ना, इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन आर डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, आई इंटू 4/3 पाई r/2 का क्यूब, करेक्ट। यहाँ से इसके अंदर यहाँ पे निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसको सरफेस पे गॉसियन सरफेस बनाइए, और दूसरा क्वेश्चन के लिए r/2 पे गॉसियन सरफेस बनाइए। सॉल्व हो जाएगा एवरीवन? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए नहीं छोड़ेंगे, इसको सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। हो गया? Yes, sir. फिजिक्स का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हुआ कैपेसिटर, ठीक है। क्या बोला गया है, ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन द मटेरियल ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस r1 एंड r2 एज shown in figure. Find the electric field at point P at a distance x away from the center. जहाँ पे x का क्या है, r1 x है, r1 से बड़ा r2 से छोटा, राइट। एंड ड्रॉ ए रफ ग्राफ शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x, राइट। कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से 2r2 तक के लिए, राइट। सिर्फ r2 तक के लिए, 0 से 2r2 तक के लिए, 0 से 2r2 तक के लिए, इज इट राइट? चार्ज कहाँ पे है, चार्ज इतना वॉल्यूम में है, राइट। Yes, sir. चार्ज यहाँ पे है, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ठीक है। और चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वॉल्यूम में, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या रो निकाल सकते हैं? सर रो निकल जाएगा। यहाँ देखना है रो क्या होता है, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या 4/3 पाई r2 क्यों लेंगे, या सिर्फ इसका वॉल्यूम, चार्ज इसमें फैला हुआ है ना, Yes, sir. दैट्स वाई 4/3 पाई r2 क्यू माइनस r1 क्यू। देखिए तो मैंने सही लिखा रो निकालने के लिए। Yes, sir. ओके, अब एक काम करते हैं, जब 0 से 2r2 तक जाना ही है
तो हम लोग एक बार पॉइंट इसके अंदर ले लेते हैं, एक बार R1, एक बार पॉइंट हम ले लेते हैं R1 से छोटा, फिर एक लेते हैं R1 R2 के बीच में, और एक लेते हैं R2 से बड़ा, तीनों केस हो जाएगा, राइट। Yes, sir. चलिए देखिए, सेंटर के एस्पेक्ट में तो सिमेट्रिकल पॉइंट है। ओके एवरीवन, Yes, sir. तो क्या यहाँ पे फ्लक्स इक्वल टू E 4πx² लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे इस केस के लिए। Yes, sir. और गॉस लॉ से Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इनक्लोज यहाँ पे ये मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, इस गॉसियन सरफेस के अंदर Q इनक्लोज कितना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर Q इनक्लोज कितना, जीरो, क्योंकि ये आप जहां पे सरफेस ले रहे हैं वो यहां पे था, राइट। और चार्ज तो यहां पे रखा हुआ है, इसमें फैला हुआ है, तो क्या जो हम लोग गॉसियन सरफेस लिए उसके अंदर चार्ज है, नहीं है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या यहां से बोल सकते हैं E इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि जीरो से लेके R1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या रहेगा, जीरो रहेगा जी, राइट। Yes, sir. इसका मतलब E इक्वल टू जीरो कहाँ से कहाँ तक, Zero. R1 के बीच में, ये राइट। Yes, sir. ये पहला काम हम लोग कर लिए, जब हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे बढ़ूंगा। हो गया ना। Yes, sir. अब x का वैल्यू R1 से x का वैल्यू R1 से बड़ा बट R2 से छोटा, राइट। Yes, sir. मतलब सर यहाँ से यहाँ तक R1 है और आप ऐसा गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, करेक्ट। ये मेरा गॉसियन सरफेस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, या सेंटर के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल पॉइंट है तो सेम ही रहेगा। Yes, sir. Equal point. तो इसका लाभ उठाकर क्या यहाँ पे हम लोग E और ds का डायरेक्शन को सेम बोल सकते हैं। Yes, sir. और इस तरीके से फाई इक्वल टू क्या हम लोग E 4πx² में डायरेक्ट कर देता हूँ स्टूडेंट। क्या आप लोग समझ पाए कि मैंने क्या किया। Yes, sir. और उसके बाद Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और Q इनक्लोज कितना, तो सर Q इनक्लोज 4/3 पाई x³ इंटू रो, राइट। Q इनक्लोज हो जाएगा 4/3 पाई x³ इंटू रो। देखो मैंने सही लिखा, सॉरी नहीं गलत लिख दिया, मेरा मिस्टेक पकड़िए। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज तो यहाँ पे ही रहेगा ना, तो जहाँ पे चार्ज रहेगा रो को उसी वॉल्यूम से तो मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान हटी दुर्घटना घटे, राइट। समझे। Yes, sir.
गॉसियन सरफेस का पूरा वॉल्यूम लेना है या उसके अंदर भी देखना है कहाँ पे चार्ज है वो लेना है? तो 4/3 पाई क्या लिखेंगे? एक्स क्यू माइनस आर वन क्यू, इज इट राइट? एक्स क्यू माइनस आर वन क्यू इंटू रो। बाद में रो का वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे क्यू निकलो, तो क्या यहाँ से ई निकल जाएगा? एक से लेकर 11 तक में ये सबसे बढ़िया प्रॉब्लम था। ई 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3 पाई एक्स क्यू माइनस आर वन क्यू इंटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, करेक्ट? तो ई इक्वल टू कितना हो गया? रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस आर वन क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इज इट राइट? देख तो सही है? Yes, sir. डिवाइड वाइड करने के बाद सब कुछ एक कहाँ, लेकिन ये एक्स कहाँ से कहाँ तक के लिए? R1 से बड़ा लेकिन R2 से छोटा के लिए, राइट? Yes, sir. चलिए अब थर्ड, एक्स ग्रेटर देन R2 के लिए, राइट? तो एक्स ग्रेटर देन R2 के लिए अगर देखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इस तरफ लिखता हूँ, यहाँ तक लिख लीजिए तो पहले हो गया ना? Yes, sir. और ये सब केयर करते रहिएगा जो मैं निकाल रहा हूँ। ये है मेरा गॉसियन सरफेस। फिर से हम लोग सेम सिचुएशन, तो फ्लक्स इक्वल टू, ये जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं सेम, उसका मतलब क्या है? आप समझ पाते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ? सिमेट्रिकल पॉइंट की वजह से सेंटर के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल सेम सपोज कर लेते हैं, राइट? और इक्विप पोटेंशियल सरफेस बनाकर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने में हेल्प ले लेते हैं, करेक्ट ना? और सेकेंड, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको नहीं लगता कि इस केस में क्यू इनक्लोज टोटल चार्ज रहेगा इसके अंदर? इसके अंदर का टोटल चार्ज, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर वही टोटल चार्ज रहेगा ना जो यहाँ पे है? Yes, sir. क्या डायरेक्ट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं? Yes, sir. अरे तो बाहर के पॉइंट के ऐसे भी जानते हैं, सारा चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर, राइट? इसका मतलब फाई, इस दोनों को अगर इक्वल कर देते हैं तो यहाँ से ई इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर, इज इट राइट? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R2। 3 अलग अलग फंक्शन आपके लिए डेवलप कर दिया, करेक्ट है ना? Yes, sir. तो पहला क्वेश्चन जो था उसको देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था निकालना? Electric field resistance H. R1 से R2 के बीच का electric field. ये निकालना था R1 R2 के बीच में, राइट? सम बियर बिटवीन R1 एंड R2, मतलब ये निकालना था, करेक्ट? Yes, sir. हम लोग तो सब पूरा निकाल लिया, R1 से अंदर, R1 R2 के बीच में और R2 से बियॉन्ड, राइट? Yes, sir. तो यहाँ पे E इक्वल टू क्यू का वैल्यू पुट कर दी, रो का वैल्यू, तो रो का वैल्यू कितना था? क्यू बाई 4/3 पाई
बोलते रहना है आर टी को माइनस आर वन क्यू इंटू एक्स बाई आर वन क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इज इट राइट? और डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। आपको लगता है कि 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट? मुझे ऐसा लगता है कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू क्यू माइनस आर वन क्यू। अच्छा, लेटर छोटा है या और बड़ा लिखना पड़ेगा? इतना आपको नजर आता है आप लोग को? आज नेटवर्क ठीक नहीं है क्या? नेचर और सिग्नेचर नहीं, शुरू से हैबिट बना हुआ है मुझे भी थोड़ा छोटा लिखने का, लेकिन कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि वापस फिर वहाँ पे ही पहुँच जाऊँगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू क्यू माइनस आर वन क्यू एक्स माइनस आर वन क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यही तो आंसर होना चाहिए। देखिए तो आंसर है 11 का फर्स्ट पार्ट का। Yes, sir. डिवाइड नहीं किया। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर आंसर तो है नहीं। भाई मैं डिवाइड कर दिया हूँ, वहाँ पे डिवाइड नहीं किया हुआ है, ठीक है एवरीवन? ठीक है, चलिए। नाउ ग्राफ। इस क्वेश्चन का खासियत था ग्राफ ड्रॉ करना, इसको निकालना नहीं है, तो निकल ही जाता। ग्राफ बोलिए, x का वैल्यू r1 से छोटा और 0 से बड़ा, राइट? तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E इक्वल टू 0 ना? Yes, sir. पहले फंक्शन लिख लेते हैं, तब ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। x का वैल्यू r2 से चलिए इसमें स्टूडेंट, अगर यहाँ पे x का वैल्यू r1 पुट करते हैं, x का वैल्यू r1, तो देखिए तो क्या आता है? क्या 0 आता है? Yes, sir. इसका मतलब ए फंक्शन यहाँ का और यहाँ का फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, ग्राफ कंटिन्यूअस रहेगा, डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, करेक्ट? Yes, sir. अब यहाँ देखिए, इसमें x इक्वल टू आर टू और इसमें x इक्वल टू आर टू पुट करना है। देखिए तो वैल्यू सेम आता है, इसमें x इक्वल टू आर टू और इसमें x इक्वल टू आर टू। Yes, sir. यहाँ पे x इक्वल टू आर टू पुट कीजिएगा और यहाँ पे x इक्वल टू आर टू, तो वैल्यू सेम आना चाहिए। कट कुट के देखिए तो सेम आता है, Yes, sir. सेम आ गया। मतलब इसका ग्राफ x इक्वल टू आर टू पे है, इसका ग्राफ x इक्वल टू आर टू है, सेम वैल्यू, मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस है, राइट? Yes, sir. अब मुझे पता है कि 2 ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ देखिए कौन कौन सा, ए और ए ई इक्वल टू 0, सर कुछ एफर्ट ही नहीं है, एफर्टलेस है। अरे सर हाइपर बोला, राइट? Yes, sir. बस मुझे इसका हेल्प कर देगा तो काम बन जाएगा आपका, करेक्ट ना? इसका ग्राफ कैसा होगा?
इस पूरे को के मान लें कांस्टेंट, Yes, sir. E इक्वल टू के, इस पूरे को के लिख रहा हूँ, माइनस R1³ बाई एक्स स्क्वायर। ग्राफ ड्रॉ करने का एक तरीका यहाँ देखिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप लोग तो टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा सब कुछ पढ़ लिए हैं, राइट। ग्राफ ड्रॉ करने का एक तरीका है कि सबसे पहले उसका नेचर जान लेते हैं, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, राइट। Yes, sir. और अगर इंक्रीजिंग है, ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि नेचर जान लें, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर है, राइट। और अगर इंक्रीजिंग नेचर है तो 3 ही टाइप का ग्राफ हो सकता है, और अगर डिक्रीजिंग नेचर है तब भी 3 टाइप का रहेगा। उस 3 टाइप में सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा टाइप है, राइट। Yes, sir. और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। 1 साल पहले वेक्टर में पढ़ाया था आपको मैथमेटिकल टूल में, राइट। Yes, sir. मैंने इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना है देखिए तो। एवरीवन सुन पा रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 माइनस, हाँ डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू बताइए। इसका डिफ्रेंशिएशन 1, इसका R1 इफ 2R1³ बाई x³, करेक्ट, वेरी गुड। और x यहाँ पॉजिटिव है, राइट। Yes, sir. x यहाँ पे डिस्टेंस था सेंटर से, मतलब सर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट। मतलब स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है मतलब ये फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग, राइट। Yes, sir. अब इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे ही हुआ तो आपके दिमाग में दौड़ना स्टार्ट हो गया। 3 ही टाइप का ग्राफ का नेचर रहेगा, या तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, करेक्ट, करेक्ट है ना। Yes, sir. अब इसमें देखिए, एज एक्स इंक्रीजेज आपका स्लोप डिक्रीजेज, राइट। एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बड़ा कीजिएगा तो पूरा ब्रैकेट छोटा होते जाएगा, करेक्ट है ना। Yes, sir. इसका मतलब दिस इज द फंक्शन, दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप, दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप। मतलब इन तीनों में कौन सा रहेगा, ए वाला रहेगा, राइट। Yes, sir. ए ग्राफ होगा, ठीक है। अब 1% कॉन्फिडेंस हुआ होगा कि सही किए मैथ पढ़कर, मैथमेटिकल टूल। और वहाँ पे बोला गया था अप्रोक्सीमेट ग्राफ, हम लोग एग्जैक्ट ही सोच लिए हैं, अप्रोक्सीमेट नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट। यहाँ देखिए E वर्सेज x, कहाँ से कहाँ तक 0 था, x इक्वल टू R1 तक 0 था, राइट। Yes, sir. और एक R1 से R2 के बीच में कैसा ग्राफ रहेगा, ऐसा ग्राफ रहेगा स्टूडेंट, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा विथ डिक्रीजिंग स्लोप, राइट। Yes, sir. और x ग्रेटर देन R2 से फिर हाइपरबोला हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ। आप लोग समझे एवरीवन। Yes, sir. कंप्लीट ग्राफ ये है मेरा, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा, इसका ग्राफ का अगर 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो 0 से लेकर R2, मतलब x R1 से छोटा, R1 से R2 के बीच में, और R2 से बड़ा। मतलब कि यहाँ ये वाला पार्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग था, टफ नहीं था, कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग था, राइट। अदरवाइज आपको क्या लगता है कि सर ये तो ग्राफ है, 2 ग्राफ का 2 फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, ये है लीनियर, ये है हाइपरबोलिक, थोड़ा लिटिल बिट कन्फ्यूजन होता। तो बेस्ट है ना कि इसको डिफ्रेंशिएट स्लोप कर लेंगे पूरा को फंक्शन मानकर। किसी को डाउट यहाँ पे, एनीवन। हो गया। बोलते नहीं है, क्या करेंगे, आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, मतलब इतना एफर्टलेस
काम है, मतलब कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन। थोड़ा बोलिएगा तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा। आधा स्पीड तो मेरा स्लो इसी में हो गया, यस सर नो सर सुनने में। आप ऑफलाइन क्लास में बैठे रहते तो क्या ये पूछने का रिक्वायरमेंट होता था मुझे? हो गया बस, वो भी नहीं देख कर पता चल जाता था, लिख लिए। पता है भाई कि आप लोग को भी कष्ट है, घर में है बार बार बोलना, बट मेरे साथ भी समस्या है। कुछ आशा है अनलॉक होने का? सब लोग बोल रहे हैं कोटा वगैरह में, सुन रहे कि एक 1 सितंबर से ओपन हो रहा है। पता नहीं क्या सिचुएशन है। अच्छा बोलिए, अब कितना कोरोना रहेगा? जी, हम लोग का ज़िंदगी कोरोना में घुस जाएगा क्या? भाई ख़त्म होने दीजिए सारा। ये सोचिए कि नहीं, आपके बोलने से तो कुछ नहीं होगा, बट फिर भी बहुत गंभीर समस्या हो गया भाई। आप मार्केट में निकलिए, जिसके पास पैसा है वो तो ठीक है, चल रहे हैं, बट छोटे छोटे व्यापारी लोग, 1 साल लोग 6 महीना टिक जाएगा, 1 साल टिक जाएगा, 2-2 साल का मार कैसे झेलेगा? राइट, बहुत बड़ा समस्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सिर्फ पढ़ लीजिए। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए अनचार्ज hollow sphere, hollow metallic sphere of radius a, right? Find the surface charge density on inner surface and outer surface. ये पिछला क्लास के बाद अब एक क्वेश्चन नहीं बन जाएगा? Yes, sir. ये हॉलो मेटालिक स्फीयर है, सेंटर पे क्यू चार्ज है, राइट? तो अंदर का सरफेस पे और बाहर के सरफेस पे कितना चार्ज रहेगा? बन जाएगा। Yes, sir. अंदर सरफेस पे कितना रहेगा? -Q, और बाहर का सरफेस पे कितना रहेगा? +Q। तो अंदर का सरफेस चार्ज डेंसिटी निगेटिव रहेगा, -Q/4 पाई r², और बाहर के सरफेस पे ये इनर सरफेस और आउटर। ये समझे स्टूडेंट? मैं क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। सॉल्व करना पड़ेगा तो बोल दिया, अदरवाइज मुझे लगता है कि डायरेक्ट इसको आंसर दे सकते हैं, राइट? क्या किया होगा मैंने, कैसे -Q बोल दिया? सर आप इनर आउटर के बीच में गॉसियन सरफेस बनाए होंगे, राइट? अरे आइसोलेटेड है, इस चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज लिए। आउटर पे कितना होगा? Q/4 पाई r², इज इट राइट? पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया, क्वेश्चन नंबर 12 का। और क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड क्वेश्चन, बी पार्ट। इफ ए चार्ज Q इज पुट ऑन द स्फीयर, यहाँ देखिए, 1 मिनट रुकना है। यहाँ देखिए कितना भी कुछ लोग बोलते रहे ना कि हाँ आप HCBA हो गया। आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, कहीं ना कहीं HCBA में हर टाइप का, जितना भी टाइप का आप यूट्यूब पे इधर उधर टीचर पढ़ाते सकते हैं, हर टाइप का चीज़ बात यहाँ पे बोला हुआ है भाई। अब इसमें है कि ये एक स्फीयर लिए हैं, अब फिर से Q आउटर स्फीयर पे रख रहे हैं। अब उसी को लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं विजुअलाइज कर दिया, अर्थिंग कर दिया, ये कर दिया। अब अर्थ वाला क्वेश्चन भी लिया हुआ है वर्कआउट में, इसलिए एक कंप्लीट, अगर इसको भी कोई 2-3 बार बना ले तब भी फिर से बहुत बड़ा ग्रिप हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। हाँ, इसके अलावा भी चीज़ चाहिए, स्पीड बढ़ाना वो अलग मैटर है, क्वेश्चन बैंक बनाना वो अलग मैटर है, बट जो फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए बेस्ट है। टफ क्वेश्चन से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप ले रहे हैं। चीज़ें सीखा जाता है आसान चीज़ों से, कॉन्सेप्ट सिखाने के टाइम पे इजी प्रॉब्लम, उसका एप्लीकेशन वास्ट, राइट? सेकेंड क्वेश्चन में क्या है एवरीवन, कि यहाँ पे क्या रख दिया गया, स्मॉल क्यू ना। इफ ए चार्ज Q इज पुट ऑन द स्फीयर, यहाँ पे Q, इस पे Q दे दिया, राइट? तब आपसे पूछा गया है, तो भाई आप यहाँ पे क्या फिर से सेम काम करेंगे,
क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से? सर इनर और आउटर के बीच में एक गॉसियन सरफेस कर लीजिए, राइट। और यहाँ पे मान लीजिए Q1, तो यह आइसोलेटेड है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? Q माइनस Q1, इज इट राइट? क्योंकि दोनों को मिलाकर, अंदर और बाहर का मिलाकर Q होना है। और यहाँ पे फिर फ्लक्स कितना? 0। और यहाँ पे फ्लक्स के लिए Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 0 में किसके हेल्प से कर दिया? बोलिए E डॉट एस, फ्राडे कॉन्सेप्ट, राइट। और Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज कितना? कैपिटल Q प्लस Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है इक्वल टू 0, Q1 इक्वल टू कितना? माइनस Q, राइट। तो क्या यहाँ पे Q चार्ज पुट करने से इसके इनर सरफेस पे जो चार्ज पहले था उस पर कोई फ़र्क पड़ा? जितना पहले था उतना ही अभी भी है, राइट। बाहर के सरफेस पे कितना हो गया? आउटर सरफेस पे चार्ज कितना रहेगा? Q आउटर, Q माइनस Q1, और Q1 है कितना? माइनस Q। Q प्लस Q, यही तो आंसर होगा। है ना? surface charge density है, surface charge density है। हाँ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं निकल जाएगा, अंदर पे क्या रहेगा? अभी भी माइनस Q बाई 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, और बाहर पे क्या रहेगा? Q प्लस Q बाई चार्ज बाई एरिया। समझे एवरीवन? मैं चार्ज बता दिया, आप एरिया से डिवाइड करके सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे। ओके, चलिए। हाँ, नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दीजिएगा तो आप खुद देख लीजिए ना, मुझसे आप पूछने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे बोल रहे हैं ना, कहाँ पे? उन्होंने नहीं, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। Q का साइन ही नहीं बताया, राइट। पॉजिटिव चार्ज बोला है क्या? No, sir. उन्होंने बोला कि Q चार्ज, और Q अलजेब्राइक है, राइट। जब साइन नहीं बोले तो आपकी मर्जी है, करेक्ट। दोनों के लिए सही है। यहाँ इसका मतलब इस स्फीयर पे चाहे पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे, इनर सरफेस पे जितना चार्ज पहले था उतना ही रहेगा, राइट। Yes, sir. ठीक। तो यहाँ देखिए, आप लोग को लिखिए मैं क्या टास्क दे रहा हूँ। कंप्लीट वर्कआउट, ऐसे भी आप लोग प्रोजेक्ट में आ ही जाएगा गॉस लॉ का, ठीक है। कंप्लीट वर्कआउट और कंप्लीट एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में तो मेरे लिए अब कितना क्वेश्चन रह गया है? 13 तो आपसे बन जाएगा, 14, 15, 16, 17, राइट। मतलब 14 से लेकर 20 तक, ये करेक्ट ना? तो एक क्लास गॉस लॉ का हम लोग डिस्कशन का लेंगे, लेकिन नहीं, आप लोग को उसके लिए टाइम देंगे। मतलब इसको प्रोजेक्ट में नहीं रखूँगा भाई, इसको मैं पहले ही ख़त्म कर दूँगा, आप लोग अपना सर्व करते रहिएगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और अभी मैं एक पेज का फ़ोटो खींच के भेज रहा हूँ, उसका जितना भी केस रहेगा उसको एनालाइज करके उस पर आपको 1 आवर टाइम लगेगा, समझ कर लिखिएगा, ठीक है। और वो भी जहाँ जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा उसको नेक्स्ट क्लास में डील करूँगा। मतलब गॉस लॉ के लिए 2 आवर और चाहिए, बट वो 2 आवर कंप्लीट डिस्कशन है, कोई थ्योरी नहीं है। बट उससे पहले कैपेसिटर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है।